हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चंस जो सीएचएस टीयर में पूछे गए थे, ठीक है, उनमें से जो सिलेक्टेड टाइप्स हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो 14 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हम देख लेंगे टोटल 36 क्वेश्चन में से, और ये आपने कर लिए तो बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाएंगे। इंस्टॉलमेंट के 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों में कराऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था सीएचएसएल 2024 में, ना ही सीजीएल 2023 में पूछा गया था। तो लेट्स सी 2024 सीजीएल में पूछते हैं नहीं पूछते। तो सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के रहने वाले हैं। क्विक रिवीजन आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपके ऊपर आप पूरा सेशन देखना चाहे नहीं देखना चाहे। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो ये बताना जरूर 14 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल जो आप प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सीएचएसएल के जो बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। एक बैंक के रुपीस पर n स्क्वायर वर्षों के लिए R1/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है। एक दूसरा बैंक है जो L रुपीस पर n³ ईयर्स के लिए R3/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है। दोनों समान ब्याज देते हैं, दोनों का इंटरेस्ट क्या है, सेम। तो K और L के बीच का अनुपात बताइए। आपको पता है सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। पहले केस में मेरे पास प्रिंसिपल है K, मेरे पास रेट है मेरे पास यहाँ पे R1/2 और टाइम है मेरे पास n²। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड केस में मेरे पास प्रिंसिपल है L, रेट है मेरे पास R3/2 और टाइम है मेरे पास n³ डिवाइडेड बाय। सोल्व करके K/L का मान बताना है। तो आप देखेंगे 100 से 100 एलिमिनेट हो जाएगा। रेडियस R बेस है दोनों जगह, तो जब ये इधर जाके डिवीजन में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो R3/2 - 1/2 लिख सकता हूं। ऐसे ये n³ से काटूंगा तो क्या बचेगा, n। 3 - 2 लिख दो, या फिर आपको पता ही n आएगा। फ्रैक्शन वाले में कई बार कंफ्यूजन रहती है। और डिवाइडेड बाय 1, तो ये R की पावर 1 बचेगा और यहाँ पे n की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1। तो K और L का रेशियो बताना था, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी RN रेशियो। आई होप क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 5 साल का हमें दे रखा है 10:7। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या रहेगा। किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे सर देखो ये 10 है, ये 7 है, इसे मैं 100 बना लेता हूं और इसे मैं 70 बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल अगर 100 है, सिंपल इंटरेस्ट 70 है, कितने साल का ब्याज दे रखा है ये हमें, ये 5 साल का दे रखा है। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे सर 70 डिवाइडेड बाय 5, ही आ जाएगा 14। एक साल का ब्याज जो है 14 है 100 पे, तो कितने परसेंट हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 14% हो जाएगा। और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। चले आगे। प्रिंसिपल को आप जनरली हम क्या मानते हैं, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं प्रिंसिपल को 100% मान के चीजों को देखते हैं, ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मेरा किस फॉर्म में होता है, जो रेट इंटू टाइम की परसेंटेज की फॉर्म में होता है, उस तरीके से हम निकालते हैं। फिलहाल आप सभी लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। आपने कहा कि सर एक साल का ब्याज 14 है 100 पे, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 14/100 इंटू में 100 कर दोगे तो भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 14%। एक फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो याद रख लेना, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100%। ये क्या होता है मेरा रेट, ठीक है। इस तरीके से भी एक बार याद रख सकते हैं आप, चीजें आसान हो जाएंगी करने के लिए। अगला सवाल मेरे पास 36,000 रुपीज है जो मैंने 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए, ठीक है। सक्सेसिव ईयर्स हैं दोनों। तो एक पहले मैंने 8% के हिसाब से दिया, फिर मैंने 6% के हिसाब से दिया। तो हमें बताना है कि टोटल अमाउंट मेरा कितना बन जाएगा। अब जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। तो आप देखेंगे पहले साल अगर 8% का ब्याज है, दूसरे साल अगर 6% का ब्याज है, तो मैं टोटल कह सकता हूं टोटल मेरे पास कितने परसेंट का ब्याज लग गया, 14% का इंटरेस्ट लग गया इस पे। प्रिंसिपल को जनरली हम 100% मानते हैं, तो मेरे पास 14% एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा ब्याज की वजह से। तो अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 114%। 100% 36,000 के बराबर है, तो मेरे पास 114% किसके बराबर हो जाएगा, 1% 360 के बराबर। तो 114% 114 इंटू में 360।
सोल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं 0 यूनिट डिजिट। फिर देखें 2 4 6 और 8 है, 6 इंटू 4 करूंगा तो 24, यहाँ पे आएगा 40, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18,000 रुपीज पे हमें 3,240 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स में, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो यहाँ पे जब भी स्प्लिट करके ऐसे दे देना ईयर्स और मंथ वाइज, तो आप इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। 2 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स को एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3/12 ईयर्स लिख सकता हूं इसे मैं। तो 2 + 1/4 जिसे मैं 9/4 ईयर्स लिख सकता हूं। ठीक है, ये चीज समझाने के लिए लिखी है, वरना ये काम मन मन में हो जाता है। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, इतना है। ठीक है, हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना चाहे तो फॉर्मूला लगा दो। आप कहेंगे सर 18,000 इंटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू में टाइम है मेरे पास 9/4, और ये किसके बराबर दे रखा है 3240 के बराबर दे रखा है। हमें आर का मान बताना है। 100 से 100 मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 से इसे काटो, कट रहा है क्या, 3 जा 54, 6 जा, ये आ गया 360। 18 से काटूंगा तो मेरे पास ये 20 और एक 0 भी कट जाएगी। 4 इंटू 2 8, रेट आ गया 8%। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, चले आगे। वरना आप इसे एक दूसरे तरीके से जो हम देखते हैं वो तरीका क्या होता है कि मैंने कहा टाइम इतना है, तो इतने टाइम में इतना ब्याज मिला है, तो आप एक साल में इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि एक साल में कितना मिला होगा। तो दूसरा तरीका ये होता है मेरा कि 3240 को टाइम से डिवाइड करता हूं अगर मैं, तो 9/4 को बेसिकली है वही चीज। तो एक साल का ब्याज मेरे पास यहां पे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 360 इंटू में 4 डेट इज 1440। ठीक है, एक साल का ब्याज इतना है, तो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। आप कहेंगे सर अगर 10% होता तो 1800 होता है, तो 10% से भी कम है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये दोनों तो कट गए, या तो 7% होगा या 8% होगा। अब आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं कि सर इसमें 8% से 18 में मल्टीप्लाई करूंगा, 18 इंटू 8 होता है 144, तो 8% होने के चांसेस ज्यादा है, वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कुछ पैसे रेनू ने 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करे और ये बन गए 828 ईयर्स के अंदर। अगर हमारे पास इसी पैसे को हम 20% सिंपल इंटरेस्ट पे लगाएं 10 साल के लिए, तो हमें बताना अमाउंट क्या होगा। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल को जनरली हम 100% मान के चलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 8% के हिसाब से 8 साल के लिए पैसा लगाया गया तो कितना ब्याज मिल जाएगा, 8% इंटू में 8 64% आ जाएगी ये वाली वैल्यू। तो अमाउंट कितना बनेगा मेरा, इतना बन गया। और कहता है कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, क्योंकि 8 साल ब्याज पे लगाने के बाद पैसा मेरा इतना बन रहा है, तो ये मेरा किसके बराबर हो गया 820 के। अब जो बच्चे बिगिनर है वो देखना चाहे तो बेसिकली ये परसेंट कुछ नहीं है, आप इसमें यहाँ पे इंटू पी कर दोगे तो मतलब इतने परसेंट ऑफ प्रिंसिपल इसके बराबर दे रखा है। हमसे कहता है कि सेम पैसे को 20% के हिसाब से 10 साल के लिए निवेश किया जाए, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% इंटू में 10, ये हो जाएगा मेरे पास 200%। और अमाउंट अगर मुझे बताना है तो उसमें 100% प्रिंसिपल का भी जोड़ेंगे, तो 300% ऑफ प्रिंसिपल, इसका मान मुझे बताना है कि क्या होगा। चलो सोल्व कर लेते हैं पहले। तो आप 300% ऑफ प्रिंसिपल कुछ नहीं होता है, 3p के बराबर ही होता है। ये 100 है, ये 64 है, 164% ऑफ p, ये 820। आपको दिख रहा है यहां पे कि 164 इंटू 5 820 हो जाएगा, वरना 82 का 2 टाइम्स 164 होता है। फिर काटोगे आप, 2 से काटूंगा 5, और मेरे पास p का मान कितना आ जाएगा यहां पे सोल्व करके 500। अगर p 500 है तो 3p कितना हो जाएगा 1500, और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुछ पैसा 7 सालों में सिंपल इंटरेस्ट में डबल हो जाता है, तो ये 4 टाइम्स कितने सालों में होगा सेम रेट पे, हमें ये बताना है। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, n1 - 1 डिवाइडेड बाई n2 - 1, ये बराबर होता है t1 डिवाइडेड बाई t2। तो अगर ये फॉर्मूला लगा दूं तो हमारे पास क्या है कि कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 - 1
हमें कितना करना है 4 टाइम्स, तो 4 माइनस 1। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइम से मेरा पैसा हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे। टाइम पहले कितना था 7, और यहाँ पे टाइम कितना है ये निकालना है। आप सोल्व करेंगे 1/3, 7 इंटू 3 21। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बड़े ध्यान से करने वाला होता है, फॉर्मूला लगा लो। अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हो। आप कहोगे सर 7 साल में इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, पैसा अगर डबल हो गया, पी अमाउंट था वो 2p मिल गया, बन गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, पी का इंटरेस्ट मिला 7 साल में। कितने साल में हमें पैसा 4 गुना करना है, तो हमें क्या करना है 4p करना है, तो इंटरेस्ट कितना चाहिएगा 3p। तो 7 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है p का, अगर हमें 3p इंटरेस्ट चाहिए तो कितने साल लगेंगे, यहां पे इंटू 3 करा हमने, यहां पे भी इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 21 ईयर्स लगेंगे। क्लियर, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में अगर मेरे पास रेट कांस्टेंट हो जाए तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, रेट भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। वो कंसेप्ट हमने यहां पे यूज कर लिया। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कुछ पैसे हैं जो 5 गुना हो जाते हैं ओरिजिनल के 15 ईयर्स के अंदर, जब मैं किसी पर्टिकुलर रेट पे इन्वेस्ट करता हूं। सेम सम को अगर मैं ट्वाइस टाइम के लिए सेम रेट पे ही इन्वेस्ट कर दूं तो फाइनल अमाउंट कितना होगा। अब आप किस तरीके से देखेंगे, देखो या तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारा क्या हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है, तो मैं कहूंगा 5 माइनस 1। सेकेंड केस में मैं कह सकता हूं मेरे पास जो पैसा होगा वो बन जाएगा n टाइम्स, तो n माइनस 1 मैं लिख सकता हूं। यहां पे टाइम कितना दे रखा है 5 ईयर 15 ईयर्स। सेकेंड केस में टाइम क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 ईयर्स, या फिर 1/2 लिख सकते हो आप। तो अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे तो 4 इंटू में 2 8 इक्वल्स टू n माइनस 1, और n का मान कितना आ जाएगा मेरा 9। ये डायरेक्टली फॉर्मूले से करोगे तो आप कहेंगे सर जो मेरे पास अमाउंट है वो 9 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे 15 ईयर दे रखा है, नहीं भी देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें रेशियो चाहिए कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप कहेंगे सर हमें पता है फर्स्ट केस में 5 गुना जब पैसा हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 4 इंटू प्रिंसिपल मिल रहा होगा। कितने सालों में मिल रहा है, 15 सालों में मिल रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि 30 सालों में कितना होगा। आप कहेंगे सर 30 सालों में टाइम अगर डबल हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अब हमें 8p मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8p प्लस p, ये हो जाएगा मेरे पास 9p। तो पैसा कितना हो गया मेरा 9 टाइम्स हो गया। चले आगे। क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन ने कुछ पैसे 8% पर एनम के हिसाब से दिए पहले 2 साल के लिए, फिर 11% पर एनम के हिसाब से दिए 3 साल के लिए, और 16% पर एनम के हिसाब से दिए फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 इयर्स। 5 इयर्स के आगे का जो भी पीरियड है उसमें 16% पर एनम के हिसाब से। टोटल इंटरेस्ट उसने 21,400 रुपीज पे किया एट द एंड ऑफ 9 इयर्स। तो हमें बताना है कितने पैसे उसने उधार दिए थे नियरेस्ट राउंड टू द नियरेस्ट यूनिट, मतलब नियरेस्ट इंटीजर के आसपास आपको आंसर बताना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। कैसे सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल को अगर मैं 100% मान लो तो आप कहेंगे सर पहले क्या हुआ 8% के हिसाब से 2 साल, तो 8% इंटू में 2, फिर मैंने 11% के हिसाब से 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करे तो इंटू 3, कितने साल हो गए 5 साल हो गए। फिर 16% के हिसाब से रिमेनिंग ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, जब टोटल पैसा 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है। 9 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो इतना मिल रहा है, तो 3 और 2 5 साल हो गए, बचे कितने 9 माइनस 5 ईयर्स, इतने के लिए 16% के हिसाब से पैसा निवेश किया गया। जो टोटल इंटरेस्ट बिना वो कितना मिला, वो मिला हमें 21400। हमें बताना है कितना पैसा उधार लिया गया था प्रिंसिपल। अब आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये इतने % ऑफ प्रिंसिपल इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। परसेंटेज में लिखा हुआ है तो वो परसेंटेज किसका है प्रिंसिपल का, वरना 100% आप प्रिंसिपल को मान ले तो सोल्व करके 100% का मान निकाल लेंगे तो वही आपका आंसर भी हो जाएगा। सोल्व करेंगे यहाँ पे 16 33 और यहां पे मेरे पास 4 इंटू 16 64%। सम कर लूंगा तो यहाँ पे 97 113%,
ये किसके बराबर 21400 के। आपको ये चीज तो क्लियरली दिख रही है कि 113 से 214 कटेगा नहीं, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे पास 21400 डिवाइडेड बाय 113 इंटू में 100 करना पड़ेगा प्रिंसिपल निकालने के लिए। अब क्या आंसर आ सकता है? अब देखो चार ऑप्शन भी दे रखे हैं मेरे पास, 18,000 कुछ है, 11,000, 15,000 कुछ। आपको ये दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली यार मैं अगर पहले इसे देखूं तो ये 113 और ये 214 है, इसका डबल कितना होता है मेरे पास? ये होता है 226। तो ये डबल के आसपास कहीं जा रहा है, उससे थोड़ा सा कम है। तो ये 11,000 या वैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो 20 की लाइन में कुछ आएगी, 20,000 समथिंग मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं सर 113% इतना दे रखा है, मुझे तो 100% का मान चाहिए ना, तो 100% तो इससे थोड़ा सा ही कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। तो उस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए या सी में से ही मेरा आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे हम? मल्टीप्लाई करके सोल्व भी कर लो लास्ट के। अगर मेरे पास देखो स्टार्टिंग की 3 डिजिट भी मिल गई तब भी मुझे आंसर पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो 113 214 है, पहले मैं काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 101। ठीक है, 1 टाइम्स गया, फिर एक 0 लग जाएगी, फिर 113 से करना है, हमें पता है 8 ही आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 113 को, तो 13 इंटू में 8 104, और यहाँ पे 100 800, 800 प्लस 104 904 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी 6 0 और ये 106, फिर 0 आएगा। अब पिछली बार 8 से करा था, हमें पता था 904 आया है, अब ये 1080 9 टाइम्स जा सकता है। ठीक है, तो 8 के बाद जो अगली वैल्यू आएगी, क्योंकि 8 से बड़ी आएगी, तो ये आएगा 9। तो 189 की लाइन में कौन सा जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक अमाउंट है 8,000 रुपीज, ये 2 साल के लिए निवेश किया गया, पार्टली इन स्कीम 1 एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड इन स्कीम 2 एट द रेट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। जो अमाउंट रिसीव हुआ, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ एट द एंड ऑफ 2 इयर्स वो 720 है। तो हमें बताना है स्कीम 1 में कितना पैसा निवेश किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा छोटा है, अगर आप कंसेप्ट को जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से समझे। कुछ लोग यहाँ पे एलिगेशन वगैरह भी लगाएंगे, तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो लंबा ही करेगा क्वेश्चन को। सबसे आसान तरीका देखो क्या है, 2 साल के लिए पैसा निवेश किया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो इतना ब्याज मिला। 1 साल के लिए किया गया होता तो आप कहते सर इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे कितना ब्याज मिल रहा है? 360 का ब्याज मिल रहा है। सभी लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, मुझे क्या बताना है, स्कीम 1 में कितने टाइम के कितना पैसा निवेश किया गया। स्कीम 1 में पैसा दिया था 5% के हिसाब से, स्कीम 2 में दिया था 4% के हिसाब से। क्या 5% को 4% प्लस 1% के हिसाब से ब्रेक कर दूं? कर सकते हैं क्या? 5% को मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे पास कुछ नहीं है, ये 4% प्लस 1% है। अगर मैं स्कीम 1 में भी 4% के हिसाब से पैसा निवेश करता और स्कीम 2 में भी 4% के हिसाब से पैसा निवेश करता, तो ओवरऑल पे कितने का परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है? 4% का। अगर मैं इस पे 4% निकालू इसका, तो कितना वैल्यू बनता है? आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू तो 320 आ गई। तो यहां पे मेरा अगर 4% ही दोनों स्कीम्स में लगता तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनती? 320 बनती। बनी कितनी है? 360। तो डिफरेंस कितने का आया? आप कहेंगे सर 40 का आया। किस वजह से आया? क्योंकि स्कीम 1 पे हमने सिर्फ 4% इंटरेस्ट लिया, जबकि 5% लेना था, तो 1% एक्स्ट्रा। तो मैं कह सकता हूं ये 1% ऑफ स्कीम 1। स्कीम 1 में जो पैसा लगाया उसे मैं अमाउंट ए मान लू अगर, तो 1% ऑफ स्कीम ए ये किसके बराबर होगा? क्या ये 40 के बराबर होगा? तो स्कीम ए में कितना पैसा लगाया होगा? 100% निकालेंगे आप, तो ये मान कितना आ जाएगा? 40 इंटू में 100, 4000। दिस इज माई आंसर। सिर्फ इतना सा सवाल है ये, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरीके का एक और सवाल मैं डायरेक्टली इसी अप्रोच से बताऊंगा, और उसके बाद बेसिक से एलिगेशन से जिस तरीके से कहोगे तीनों तरीके से निकाला जा सकता है, उससे भी डिस्कस कर सकते हैं हम। एक सवाल ये था कि 5,000 रुपए हैं, ये 2 लोगों को उधार दिए गए, एक को 16% के हिसाब से और एक को 24% के हिसाब से। जो 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिला वो 960 रुपए का है। तो हमें बताना है हायर रेट पे कितने रुपए निवेश किए गए थे। ठीक है, हायर रेट मतलब 24%। आप अगेन कहेंगे सर देखो पहले को 16% पे, दूसरे को
24% वाले को कह सकता हूं मैं 16% प्लस 8%, इस पे ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक साल में अगर दोनों को ही 16% पे पैसा ब्याज पे देते तो 16% इसका 16% निकाल लो तो वही ब्याज बनता मेरा, इसका 16% निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू तो फिर 5 इंटू में 1680, तो ये वाली वैल्यू 800 होती या नहीं होती। अब ब्याज मिला है मुझे 960 का, तो 960 माइनस 800, कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया, 160 का मिल गया। ये किस वजह से मिला, क्योंकि हमने एक पैसा 16 से थोड़े ज्यादा रेट पे दिया था। कितने ज्यादा पे दिया था, 8% पे दिया था। तो 8% ऑफ स्कीम बी में जितना भी पैसा मैंने दिया होगा, सेकंड पर्सन को जितना भी पैसा लेंड किया होगा, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो इस 160 को तो रिप्रेजेंट करेगा। और मेरे पास यहां से बी का मान आ जाएगा 1% 20 के बराबर, और 100% कितना हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा 2000। क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। और इस तरह ये क्वेश्चन ओरली कर सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। बेसिक से एक बार मैं बता देता हूं कैसे करना है ये वाला सवाल, उसी से आप पिछले वाला भी ट्राई कर लेना सेम तरीके से। मान लो मेरे पास एक पहला पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, तो ए और बी को मिला के कितने पैसे दिए गए, 5000 रुपए दिए गए, ठीक है। ए को 16% पे दिया मैंने, बी को 24% पे दिया, तो कितना पैसा मिला मुझे, टोटल ब्याज के तौर पे यहां पे मिला 960। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व करके आपको सिर्फ बी का मान निकालना है, तो सोल्व करके निकाल लीजिए। उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, जो मैंने इस क्वेश्चन में करा है, मैंने कहा कि यार ए को भी एक काम करते हैं, ये 16% ऑफ ए था ना, तो यहां पे भी 16% से पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं। यही काम मैंने किया है, जब भी शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा था। मैंने कहा 16%, अगर ये पैसा ए भी 16% पे, ए को भी 16% पे और बी को भी 16% पे दिया होता, तो ब्याज कितना मिलता, 16% ऑफ दिस। अब इसमें से अगर ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू में घटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 16% ए 16% ए कट गया, 20% ऑफ बी में से 16% ऑफ बी घटाया, तो 8% ऑफ बी, और ये किसके बराबर 960, 16% ऑफ दिस 800, तो ये बचेगा मेरे पास 160, और बी का मान आ गया मेरे पास यहाँ पे 2000। बिल्कुल सेम चीज है, बस इसे स्टेप्स के फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। यही चीज मैंने ओरली मन में की थी। पिछले क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसमें एलिगेशन लगाना चाहें, जो काफी टीचर्स पढ़ाते भी हैं, तो एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है कि उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना मिला, यहां पे पहली स्कीम ए पहले पर्सन को आपने 16% पे दिया, दूसरे को 24% पे, इफेक्टिव ब्याज कितना मिला 960, 960 भाग 5000 इंटू में 100% करके इफेक्टिव रेट निकाल लूंगा मैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो यहां पे चली गई, तो 96 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू आएगी 19.2। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये एलिगेशन लगा लोगे तो आपको कितने पैसे दिए गए, तो दोनों पर्सन को उसका रेशियो मिल जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 4.8, और ये वाली वैल्यू आएगी 3.2%। 16 से काट देंगे 1.6 से, तो 3:2। टोटल पैसा कितना था 5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 5000 को। हमें बताना है इसकी ज्यादा इंटरेस्ट पे जो पैसा दिया गया है वो कितना था, तो वो 2 है, तो 2 किसके बराबर, 2000 के बराबर। ये हो गया इसका एलिगेशन वाला अप्रोच। तीनों अप्रोचेस हमने एक बार डिस्कस कर लिया, रिवीजन कर ली। बेस्ट अप्रोच ये, अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो ये अप्रोच है, अगर परसेंटेज में दे देता तो फिर हम एलिगेशन लगाते तो वो ज्यादा बेटर रहता। इंस्टॉलमेंट के 4 सवाल है, फटाफट से एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक क्लॉक को या तो 550 रुपए कैश में बेचा जाता है, या फिर उसे इंस्टॉलमेंट स्कीम में बेचा जाता है, कुछ इस तरीके से कि भैया 250 रुपए की तो डाउन पेमेंट कर दो और 310 रुपए आप 1 महीने के बाद दे देना। तो हमें बताना है कि इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखना किस पे होता है, ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम बात करते हैं तो सालाना रेट की बात करते हैं, ठीक है, मंथली रेट कुछ नहीं होता। तो अगर हम बात करें 550 रुपए थे, डाउन पेमेंट का मतलब क्या है, साथ के साथ पेमेंट कर दी, तो 550 में से अगर 250 साथ के साथ आपने दे दिया तो बचे कितने रुपए, 300 रुपए। अब कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम में ले रहा है तो उसे क्या करना है, 1 महीने के बाद 310 देना है। तो मतलब अभी के टाइम पे प्रिंसिपल है इतना, और अमाउंट जो आप आफ्टर 1 मंथ पे करेंगे वो कितना पे करेंगे, 310 रुपए पे करेंगे। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू में 100%। अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितने का, 1 महीने का मुझे दिख रहा है, कितने रुपए मिल रहा है 1 महीने का ब्याज, 10 रुपए।
तो ये तो 12 महीने होते हैं साल में, 12 महीने का ब्याज कितना होगा, इंटू 12 करो तो आप कहेंगे सर ये हो गया 120 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 120 भाग प्रिंसिपल है 300 इंटू में 100%, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 40%। आप ध्यान दीजिए यहां पे तो आपको सिर्फ 10 रुपए लग रहा है कि चलो 10 रुपए तो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, लेकिन वो 40% के हिसाब से आपसे ब्याज की दर ले रहे हैं। ठीक है, बैंक का कोई भी लोन इतना परसेंट ज्यादा नहीं होता। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। काफी लोग ईएमआई पे चीजें खरीदते हैं तो वहां पे ब्याज कई बार बहुत ज्यादा होता है, आपको तो छोटा अमाउंट दिखता है, पता नहीं चलता, लेकिन जो कंपनीज है वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 300 का 310 हुआ, लेकिन अगर ये यहाँ पे 3 लाख होता तो 3.1 लाख हो जाता। ठीक है, तो रेशियो ही मेंटेन रहता, तो बहुत मुश्किल चीजें पड़ जाती है, बहुत ज्यादा पैसा लोगों का चला जाता है। इसलिए कम से कम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, कम से कम चीजें ईएमआई वगैरह पे दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे तरह के समझ लीजिए कि अगर आप लेट हुए या फिर बाद में जो पेमेंट करनी है उस पर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है। आप समझदार लोग हैं, आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, यूज करिए। ठीक है, वरना डेट ट्रैप में ऐसा फंसेंगे, फंसे ही रह जाएंगे बस। सिमिलर तरीके का एक और क्वेश्चन है कि एक लैपटॉप का चार्जर है जो 2540 रुपीज कैश में बेचा जाता है, या फिर अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 1340 की डाउन पेमेंट कर दो और एक महीने के बाद 1205 रुपीज आप पे कर दो। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इन दी इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो अब तो ये आपको ओरली करने आना चाहिए। आप कहेंगे सर 2540 था, डाउन पेमेंट कितनी कर दी, 1340, बचे कितने, 1200। एक महीने के बाद कितना दे रहे हैं, 1205 दे रहे हैं। तो ये एक महीने में कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, 5 रुपए दे रहे हैं। पूरे साल भर में कितना एक्स्ट्रा देंगे, 5 × 12 हम देंगे 60 रुपए एक्स्ट्रा। ब्याज कितना हो गया, 1200 का 60 कितना प्रतिशत है, आपको भी पता है 5% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5%। बस इतना ही करना था इस सवाल में। चले आगे, बाकी बेसिक से लिखते रहो पूरा फॉर्मूला वगैरह, फिर तो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। कहता है मेरे पास अगर 200 रुपए की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे की जाए सालाना, तो 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल में जो पैसा मुझे देना था वो कितना होगा जो ड्यू हो जाएगा। मतलब जो ड्यू इन 5 इयर्स का मतलब सिर्फ इतना चाहिए, समझो कि कोई पैसा है जो आपको 5 साल के बाद देना, आज नहीं देना, वो पैसा आज नहीं देना, आपको 5 साल के बाद कुछ पैसा देना है, बाद देना है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसे याद रख लेना। 5 साल के बाद जो पैसा देना है उसे हम बोलते हैं ड्यू इन 5 इयर्स। अब क्वेश्चन में कहता है कि 200 रुपए की आप ईयरली इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट कर देते हो, 5% की ब्याज दर है, तो कितना पैसा ऐसा होगा जो 5 साल में आपको देना होगा, वो 5 साल में आप चुकता कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 5 साल में देना है। अगर आप अभी से पैसा देना स्टार्ट कर देंगे थोड़े थोड़े पैसे, तो उस पर ब्याज भी मिलना चाहिए ना आपको, जो पैसा आप पहले दे रहे हैं। ठीक है, अब सेम पैसे को लास्ट में 5 साल के बाद देते तो आपको ज्यादा देना पड़ता, आप पहले से कुछ दे देंगे तो आपको फायदा मिलेगा ना उस चीज का। तो आप कैसे कहेंगे सर, देखो 5 मेरे पास 5 इंस्टॉलमेंट है 200 रुपए की। मैं बेसिक से एक बार बता देता हूं कि आप कहेंगे सर 200 200 200 200, और जब 200 की 5 साल वाली लास्ट इंस्टॉलमेंट में भरूंगा तो उस टाइम पे ये वो टाइम आ चुका होगा जिस टाइम पे मुझे एक्चुअली में पैसा जमा कराना था। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे 1 साल पीछे की बात कर रहा हूं, यहां पे 2 साल पहले कुछ पैसा दे रहा हूं, यहां पे मैं 3 साल पहले कुछ पैसा दे रहा हूं, और यहां पे 4 साल पहले कुछ पैसा दे रहा हूं। तो जो ये 4 साल पहले पैसा दिया जा रहा है, 3 साल पहले, इस पर कुछ ब्याज भी तो लगेगा, 5% ब्याज की दर दे रखी है। तो एक्चुअली में मैं उसे कितना पे कर रहा हूं, देखने में तो आपको लगेगा कि सिर्फ आपने 1000 रुपीज पे करे, लेकिन एक्चुअली ब्याज कितने का खत्म होएगा। आप कहेंगे सर 200 पे 4 साल का 5% के हिसाब से ब्याज लगा लो, तो आप कहेंगे सर 200 इंटू में टाइम है 4 इंटू में 5%, क्या यही वैल्यू हो गई। इसी तरीके से इस पे 3 साल का लगेगा, इस पे 2 साल का, इस पे 1 साल का, और उस पे 0। तो मैं कह सकता हूं देखो रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, बस टाइम चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 200 पे एक बार 4 साल का, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का, कुछ इस तरीके से, फिर 0 साल का तो उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, और इस पे ब्याज कितना लगेगा 5% के हिसाब से। तो टोटल मैं कितने पैसे पे कर चुका हूं अगर मैं ओवरऑल देखूं, या कितने पैसों की देनदारी मेरी खत्म हो जाएगी जो 5 साल में देने थे, ये हो जाएगा 3 6 10, 50% ऑफ 200 ये हो जाएगा 100, और 200 इंटू में 5 क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट है, प्लस 200 इंटू में 50%, ये सोल्व करेंगे तो हम, तो ये तो आ गया 100 प्लस 1000
1100। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ ही सेकंड्स में आंसर आ जाता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, वरना इसमें फंसे रह जाएंगे। कहां पे आपको जो फाइनल वैल्यू है उस पर भी ब्याज लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड टेस्ट का, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर कंपाउंड टेस्ट का होता तो क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाता, बहुत सारी चीजें बदल जाती इसमें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं कंपेटिवली, वैसे तो दोनों ही इजी होते हैं, एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो चले आगे। कंपाउंड टेस्ट वाले जनरली रेशियो मेथड से करते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट वाले बेसिक से हो जाते हैं। इसी तरीके का एक और सवाल, रहाना ने एक स्कूटी बाय करने की कोशिश करी जिसकी कीमत 40,000 रुपए है। ठीक है, दुकानदार इस शर्त पे मान गया कि आप 25,000 रुपए की तो डाउन पेमेंट कर दो और 4,000 रुपए की मंथली 4 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, जो शॉपकीपर है वो कितना चार्ज कर रहा है रहाना से। ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखो 40,000 की स्कूटी, 25,000 डाउन पेमेंट कर दी तो बचे कितने, 15,000 रुपए। अब अभी के अभी 15,000 रुपए दे दोगे तो स्कूटी आपकी, ये भी नहीं दोगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो आप कहोगे सर इस पे 4 महीने का ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो मैं कहूंगा यहां पे प्रिंसिपल है 15,000, ब्याज की दर अगर मैं R% मान लूं तो R% क्या होता है, R/100 होता है, और 4 महीने क्या होता है, 1/3 ऑफ एन ईयर होता है। तो टोटल जो अमाउंट बनेगा 4, मतलब अगर मैं आज की जगह सीधा 4 महीने के बाद पैसे देता तो मुझे इतने पैसे देने होते, लेकिन क्योंकि अब हम हर मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या कहेंगे, 4,000 की 4 इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, तो आप कहेंगे सर 4,000 को तो पहले आप 4 से गुना कर दो, इतना तो मैं कैश दे ही रहा हूं, लेकिन जो इन पे ब्याज लगेगा वो भी तो मैं एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करेगा, जो इस पे जो मैं 1 मंथ के बाद ही 4,000 रुपए दे दूंगा वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो 2 महीने के बाद दे दूंगा वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उस पे भी ब्याज लगेगा ना मुझे। तो अगर मुझे वो चीज निकालनी हो तो फिर आप कहेंगे जो 1 महीने के बाद आपने 4,000 रुपए दिए उस पे 3 महीने का ब्याज लगेगा, फिर 2 महीने के बाद जो दिया उस पर 2 महीने का, फिर 3 महीने के बाद दिया उस पर 1 महीने का, और जो आखिरी दिया उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा टाइम चलेगा। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 4,000 की थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हम मंथ के हिसाब से चल रहे हैं, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R है तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, R/12 और डिवाइडेड बाय 100 तो करते ही हैं हम परसेंटेज को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक एक चीज बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है, वरना आपके पास कंसेप्ट तो होता है ये 4,000 है, फिर मैं जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे लिखता 4,000 4,000 4,000 4,000, क्योंकि ये पहले महीने दे दिया तो इस पे कितने महीने का ब्याज लगेगा, 3 मंथ का, इस पे 2 महीने का, इस पे 1 महीने का, तो 3 2 1 वो मैंने यहां पे लिखा है। अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है, ये तो 16,000 बन जाएगा, ये 15,000 है, तो इधर आगे कट के 1,000 मेरे पास बचेगा प्लस। देखो 1200 है, ये 4,000 है, 400 से काटूंगा तो 10/3 बचेगा, और ये 6, ये हो गया 6 से काटूंगा तो 12 को काट लेते हैं तो 200 से इसे काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 20। ये किसके बराबर, ये वाला तो मैंने उधर एलिमिनेट कर दिया। 300 15,000 को काटेंगे तो बचेगा 50R। तो सोल्व करेंगे 30R सॉरी, ये आ गया 1000 के बराबर, और R का मान 1000 0 से 0 एलिमिनेट होगा, 100/3 कितना होता है 33 1/3। ठीक है, तो रेट मेरा 33 1/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को, बेसिक्स थोड़े रिवाइज हुए या नहीं हुए? ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी का ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से होती हैं, हाई लेवल तक टीयर 1 और टीयर 2 की कंप्लीट क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, हर क्लास की पीडीएफ और सारी चीजें अवेलेबल होती है, जिससे कि कम से कम टाइम में आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाए। आप लोगों से हेल्प विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।